हेलो एवरीवन, क्यूरियस नर्सिंग की और एक नई वीडियो में मैं उत्कल चंद्र साहब आप सबका स्वागत करता हूं। तो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट की जो हमारी सीरीज चल रही है, आज उसमें हमारा एक नया टॉपिक है हाइपरकैलेमिया। तो ये भी एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है और हर एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी जैसा इसको भी याद रखने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, पहले इसको पार्ट पार्ट में डिवाइड किया जाए। तो हाइपरकैलेमिया हमारे तीन पार्ट है, हाइपर, केएल और एमिया। तो हाइपर का मतलब हो जाता है एक्सेसिव, केएल है प्रीफिक्स टू पोटेशियम आयन, ठीक है। वैसे एमिया है ब्लड और ब्लड रिलेटेड। तो हाइपरकैलेमिया का पूरा मतलब क्या हो गया, मीन्स एक्सेसिव पोटेशियम इन ब्लड। और जब भी हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात कर रहे होते हैं, चाहे उसका अमाउंट बढ़ गया हो बॉडी में या घट गया हो, तो विद इन ब्लड उसका अमाउंट बढ़ा है या घटा है उसके बारे में ही डिस्कस कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो ब्लड में मतलब इंट्रावास्कुलर स्पेस में कितना अमाउंट का वो आयन है या वो सब्सटेंस है उसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है नॉर्मल पोटेशियम लेवल कितना है। नॉर्मल पोटेशियम लेवल है 3.5 टू 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, और किसी बुक या किसी लैब्स में इसको 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर तक भी नॉर्मल रेंज माना जाता है। और एनीथिंग ग्रेटर देन दिस इज नोन एज हाइपरकैलेमिया, ठीक है, हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया को भी हम तीन पार्ट्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके कॉजेस, उसके बाद साइन सिम्टम, और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट है नर्सिंग इंटरवेंशन। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले हम पोटेशियम का रोल ह्यूमन बॉडी में क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। तो इससे लेके नॉर्सेट पे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है कि पोटेशियम एक इंट्रासेलुलर काटायन है, और जो सेल के अंदर मतलब इनसाइड सेल क्या सबसे ज़्यादा अमाउंट में मिलता है। तो क्वेश्चन क्या आता है, व्हिच इज द मोस्ट एब्यूडेंट काटायन इन इंट्रासेलुलर स्पेस। तो हमारा आंसर क्या होगा, पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम आयन इंट्रासेलुलर स्पेस के अंदर ज़्यादा अमाउंट में मिलता है रेदर देन एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस और इंट्रावास्कुलर स्पेस। तो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस दो तरह के, उसमें से हम जब भी एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के बारे में बात कर रहे होते हैं तो तभी हम इंट्रावास्कुलर इनसाइड जो ब्लड वेसल जो स्पेस है उसके बारे में ही डिस्कस कर रहे होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आप हमेशा याद रखिए, इंट्रावास्कुलर स्पेस, ठीक है। तो पोटेशियम आयन हमें कहाँ सबसे ज़्यादा मिलता है, सेल के अंदर, चाहे वो कोई भी सेल हो, वो न्यूरॉन सेल हो, वो ब्लड सेल हो, वो किडनी का सेल हो, हार्ट का सेल हो, किसी भी ह्यूमन सेल के अंदर क्या जो इंट्रासेलुलर का टाइम जो सबसे ज़्यादा मिलता है वो है पोटेशियम। तो ये चीज़ को याद रखिएगा। इसको लेके हम आगे बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे साइन सिम्टम्स को भी डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा रोल ऑफ पोटेशियम। तो ह्यूमन बॉडी में पोटेशियम का रोल क्या है, ये इसका सबसे मेन रोल है मसल कंट्रैक्शन, और हम ज़्यादातर साइंस सिम्टम इसी रोल को लेके ही पढ़ाई करेंगे। और क्या आ गया, नॉर कंडक्शन, ठीक है। ये दोनों मेन रोल किसके हैं, पोटेशियम आयन के, कहाँ, ह्यूमन बॉडी के। नेक्स्ट आ जाते हैं कॉजेस की तरफ। तो हाइपरकैलेमिया का सबसे मेन कॉज क्या है, यह है सेलुलर मूवमेंट ऑफ पोटेशियम फ्रॉम इंट्रासेलुलर टू एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस। तो मैंने इससे पहले वाले स्लाइड में बताया था कि पोटेशियम आयन कहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इंट्रासेलुलर स्पेस में पोटेशियम आयन की अमाउंट ज़्यादा होता है। और जब भी हाइपरकैलेमिया होता है तो उनमें से एक कारण क्या होता है, इसी इंट्रासेलुलर स्पेस से जो पोटेशियम आयन है वो शिफ्ट हो जाते हैं कहाँ पे, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, और कहाँ, इंट्रावास्कुलर स्पेस पे, यानी ब्लड वेसल के अंदर। और तभी हम अगर सेरम पोटेशियम ड्रॉ करेंगे इसी ह्यूमन बॉडी से, तो उसमें क्या दिखाई देगा हमें, हाइपरकैलेमिया, ठीक है। तो सबसे पहला कॉज क्या है, सेलुलर मूवमेंट ऑफ पोटेशियम फ्रॉम इंट्रासेलुलर टू एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। ये कौन कौन से कंडीशन में दिखाई देता है, जैसे बर्न में क्या हो रहा है, ये मान लीजिए एक ब्लड वेसल है, तो बर्न इंजरी जब हुआ तो क्या होगा, ये ब्लड वेसल जलेंगे, आसपास के वाल्स जलेंगे, सेल वाल्स जलेंगे, अंदर के आरबीसी जलेंगे, तो ये सब डिस्ट्रॉय होंगे।
तो डेस्ट्रॉय होकर ये सब अपने पोटेशियम आयन कहाँ रिलीज करेंगे, ब्लड स्ट्रीम में। इसीलिए बर्न पेशेंट में हाइपरकैलेमिया दिखाई देता है। फिर एसिडोसिस, एसिडोसिस मतलब क्या, एसिडोसिस मतलब जो ब्लड स्ट्रीम है इसमें क्या हो गया है, H+ आयन का अमाउंट बढ़ गया है। इसी कंडीशन के वही तो एसिडोसिस बोलते हैं कि जब हाइड्रोजन आयन ब्लड वेसल में या ब्लड में बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को एसिडोसिस बोलते हैं। तो ब्लड वेसल में हाइड्रोजन आयन बढ़ गया, आसपास के सेल में मान लीजिए एक पॉजिटिव आयन क्या है, पोटेशियम है, ठीक है। तो ब्लड अपने पीएच को और बॉडी अपने होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए क्या करेगा, इसी H+ आयन को कहाँ, इन सेल के अंदर शिफ्ट करेगा। और जब सेल के अंदर एक पॉजिटिव आयन जा रहा है तो उसके बदले एक पॉजिटिव आयन क्या होगा, ब्लड वेसल में आ जाएंगे। तो कौन सा पॉजिटिव आयन आ रहा है, वो आ रहा है पोटेशियम आयन। तो इस हिसाब से क्या होगा, ब्लड में फिर से पोटेशियम आयन की अमाउंट बढ़ जाएगा और हाइपरकैलेमिया होगा, ठीक है। इसी तरह क्या, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम में क्या होता है, ट्यूमर्स क्या हैं, वो भी सेल्स हैं, एक ओवर ग्रोथ ऑफ सेल ही तो ट्यूमर है ना। और जब ट्यूमर लाइसिस के लिए रेडिएशन चलेगा या कीमो चलेगा तो क्या होगा, ये सेल सब डेस्ट्रॉय होंगे और ऐसे मिलियंस ऑफ सेल डेस्ट्रॉय होंगे। और जब सेल्स डेस्ट्रॉय होंगे तो वो सब अपना एक्सोडेट्स के साथ क्या, पोटेशियम आयन कहाँ पे रिलीज करेंगे, ब्लड स्ट्रीम पे। कहाँ पे रिलीज करेंगे, ब्लड स्ट्रीम पे। और ब्लड स्ट्रीम पे अगर पोटेशियम आयन रिलीज हो गया तो क्या दिखाई देगा, हाइपरकैलेमिया, ठीक है। तो इसी तरह सेलुलर मूवमेंट ऑफ पोटेशियम आयन फ्रॉम इंट्रासेलुलर स्पेस टू एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस और इनटू द ब्लड वेसल कॉजेस हाइपरकैलेमिया, ये याद रखिएगा। इसको लेके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं नॉर्सेट में या किसी भी नर्सिंग रिलेटेड एग्जाम्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट कॉज देखते हैं, अपना नेक्स्ट कॉज क्या है, नेक्स्ट है एड्रेनल इनसफिशिएंसी, लाइक कौन सा, एडिसन्स डिजीज। तो एड्रेनल इनसफिशिएंसी मतलब क्या है, जो हमारे किडनी में जो एड्रेनल ग्लैंड सिचुएटेड है या जिन्हें सुप्रारेनल ग्लैंड्स भी बोलते हैं, उनका दो पार्ट होता है। ये मैंने आपको जो हाइपो और हाइपोनेट्रेमिया के क्लासेस पे बताया था। और जिन्होंने भी वो हाइपो और हाइपोनेट्रेमिया के क्लासेस नहीं देखे हैं, प्लीज़ आप मेरे चैनल पे विजिट कीजिए और उस क्लासेस को देखिए, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो क्या होता है, जो सुप्रारेनल ग्लैंड है, सुप्रारेनल ग्लैंड में जो कॉर्टेक्स पार्ट है, ठीक है, वो क्या रिलीज करता है, वो रिलीज करता है एल्डोस्टेरॉन, ठीक। और एल्डोस्टेरॉन का काम क्या है, एल्डोस्टेरॉन वाटर और सोडियम को क्या करता है, रिटेन करता है और पोटेशियम को एक्सक्रीट करता है। तो अगर एड्रेनल इनसफिशिएंसी होगा जैसे कि एडिसन्स डिजीज में, तो एल्डोस्टेरॉन क्या होगा, एल्डोस्टेरॉन का अमाउंट डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, और K+ आयन ह्यूमन बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होगा। अगर K+ आयन एक्सक्रीट नहीं हो रहा है तो क्या कॉज कर सकता है, ये हाइपरकैलेमिया कॉज करेगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम हर एक कॉज को कोरिलेट कर करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आ गया रीनल फेल्योर। तो बॉडी से एक्सेसिव पोटेशियम आयन को कौन रिलीज करवाएगा, जाहिर बात है कि वो किडनी से ही रिलीज होगा। और रीनल फेल्योर में क्या होता है, या क्रोनिक किडनी डिजीज या एक्यूट रीनल फेल्योर, ये सब कंडीशन में पोटेशियम आयन बॉडी से एक्सक्रीट नहीं हो पाता है और हाइपरकैलेमिया के कंडीशन दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया एक्सेसिव पोटेशियम इंटेक। एक्सेसिव पोटेशियम इंटेक चाहे वो ओरल हो, IV हो, तो क्या होगा, हाइपरकैलेमिया होने का चांस है। तो आपको पोटेशियम रिच डाइट सबको भी याद रखना है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनाना और पोटैटो को लेके ही आता है। और इसके साथ एक एवोकाडो नाम का एक फ्रूट है, ठीक है। ये भी एक पोटेशियम रिच डाइट है, इसको लेके भी क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट है डायबिटीज, ठीक है। डायबिटीज मतलब कौन सा हो गया, इसमें आ गया पोटेशियम स्पेयरिंग डायबिटिक, पोटेशियम स्पेयरिंग डायबिटिक। इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये क्या करता है, पोटेशियम को बॉडी में
छोड़ देता है और ओनली वाटर पार्ट को एक्सक्रीट आउट करता है। तो पोटेशियम स्पेयरिंग डायबिटीज़ के एक्सेसिव यूज से क्या होता है, बॉडी में पोटेशियम आयन रिटर्न होकर रह जाता है, जिसकी वजह से हाइपोकालेमिया दिखाई देता है। ठीक है, तो आपका काम है कि कमेंट सेक्शन में आप कितने तरह के डायबिटीज़ जानते हैं, उनके नेम सब कमेंट करके बताना है। लास्ट में आ गया सीटो हाइपरकैलेमिया। तो सीटो हाइपरकैलेमिया में क्या होता है, जब भी हम किसी पेशेंट के सीरम पोटेशियम इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजते हैं और ब्लड ड्रॉ कर देते हैं और उसको अगर ज़्यादा टाइम तक रख देते हैं उस ब्लड सैंपल को, तो क्या होता है, उसके अंदर जो सैंपल के अंदर जो हमारे ब्लड होता है, उसके अंदर जो आरबीसीस होते हैं, क्या बहुत टाइम बाहर रहने के बाद क्या हो जाते हैं, वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। और जब डिस्ट्रॉय होते हैं तो वहाँ से क्या रिलीज हो जाता है, पोटेशियम आयन रिलीज हो जाता है। तो तब उस सैंपल में क्या ज़्यादा अमाउंट ऑफ क्या हो जाता है, सीरम पोटेशियम का वैल्यू ज़्यादा आता है। तो उस कंडीशन में क्या एक्चुअली में हाइपरकैलेमिया नहीं था, क्यों, ये सेल डिस्ट्रॉय होने की वजह से हाइपरकैलेमिया दिखाई दिया, इसीलिए उसको सीडो हाइपरकैलेमिया बोलते हैं। और ये कंडीशन बहुत टाइम टूर्निकेट बांध देने के बाद अगर वो सैंपल को भेजते हैं तो उस कंडीशन में दिखाई देता है। ठीक है, तो ये सब कॉजेस हैं। नेक्स्ट हम साइन एंड सिम्टम्स की पार्ट की तरफ चलते हैं। हमने पोटेशियम आयन के रोल के बारे में क्या पढ़ा था कि ये मसल कंट्रैक्शन में हेल्प करता है। तो साइन एंड सिम्टम भी उसी रिलेटेड आएंगे। तो सबसे कॉमन साइन एंड सिम्टम क्या आएगा, मसल क्रैम्प्स होंगे। उसके बाद क्या होगा, यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल स्पिंचर भी एक तरह का मसल है। और क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, डिक्रीज कार्डियक कंट्रैक्टिलिटी, और क्या हो सकता है, डायरिया हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, ईकेजी चेंजेस आते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या क्या ईकेजी चेंजेस आएंगे हम नीचे दिए गए स्लाइड्स के माध्यम से डिस्कस करेंगे। और क्या होता है, रिदम चेंजेस होते हैं, वही ईकेजी और रिदम चेंजेस होते हैं। और रिफ्लेक्सेस हाइपर हो सकते हैं। इसको आप मॉडर्न निमोनिक्स से अच्छे से याद रख सकते हैं। मॉडर्न में क्या आता है, एम फॉर मसल क्रैम्प्स, यू फॉर यूरिन abnormalities और यूरिन चेंजेस, आर फॉर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, डी फॉर डिक्रीज कार्डियक कंट्रैक्टिलिटी, ई फॉर ईकेजी चेंजेस, आर फॉर रिफ्लेक्सेस हाइपर और एब्सेंट डिटेल्स भी हो सकते हैं। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं हाइपरकैलेमिया में जो ईकेजी चेंजेस होते हैं उसके ऊपर। और ये नॉर्सेट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर बहुत से क्वेश्चंस आ गए हैं, खाली नॉर्सेट पे नहीं, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे भी इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो हमारा नॉर्मल पोटेशियम लेवल कहाँ तक था, 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर तक। और इससे ज़्यादा होने से क्या क्या ईकेजी चेंजेस होते हैं वो हम एक के बाद एक डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला, ये 3 कैटेगरी में डिवाइड है। ठीक है, क्या, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। ठीक है, तो 5.5 से 6.5 के तरफ पहले क्या होता है, इसमें जो ईकेजी चेंजेस दिखाई देते हैं वो होता है पिक्ड टी वेव। ठीक है, उसके बाद 6.5 से 7 तक क्या होता है, पी वेव वाइडनिंग और फ्लैटनिंग हो जाता है। ठीक है, पी आर इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाता है और धीरे धीरे करके पी वेव क्या होता है, डिसअपियर होने लगता है। पहले क्या होगा, फ्लैट होगा, पी आर प्रोलॉन्गेशन होगा और पी वेव धीरे धीरे करके डिसअपियर होना शुरू कर देगा। और 7.0 से 9.0 तो क्या होता है, ब्राडिकार्डिया दिखाई देगा। ठीक है, और क्या होगा, कंडक्शन ब्लॉक्स होंगे, बंडल ब्रांच ब्लॉक हो गया और प्रोलॉन्ग क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या होंगे, प्रोलॉन्ग होंगे। और जब उससे भी ज़्यादा बढ़ने लगते हैं, एबव 9.0 हो जाते हैं, तो ऑल ऑफ द एबव सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। और इसमें एक साइन वेव पैटर्न शुरू हो जाता है, साइन वेव, ऐसे ऐसे करके साइन वेव शुरू हो जाता है। और आगे जाके ये फटालो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होता है और कार्डियक अरेस्ट आ सकता है, पेशेंट आगे जाके एसिस्टोल हो सकता है। ठीक है, तो ये सब ईकेजी चेंजेस कहाँ पे, हाइपरकैलेमिया में आते हैं। तो हम एक एक करके हर एक ईकेजी चेंजेस को नीचे इमेज के साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो चेंजेस आता है वो क्या आता है, वो होता है टॉल डेंटेड ट्यूब। ठीक है,
ये टर्म याद रखिएगा, टॉल टेंटेड टी वेव। ये देखिए एक टेंट की तरह क्या टी वेव हो गया है, टॉल हो गया। किससे टॉल हो गया? ये देखिए क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, ये टॉल है, ठीक है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, ये टॉल है। तो यहाँ पे आप एक नॉर्मल ईकेजी देख पा रहे होंगे, जहाँ पे क्या टी वेव क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से क्या स्मॉलर है और इसकी हाइट भी टेंटेड या टॉल नहीं है, ठीक है। तो हाइपरकेलिया में क्या होता है, टॉल टेंटेड टी वेव्स दिखाई देते हैं। फिर क्या होता है, धीरे धीरे पी वेव चेंजेस होते हैं। क्या होता है, पी वेव धीरे धीरे फ्लैट होना शुरू हो जाता है और क्या हो जाता है, पी आर इंटरवल ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। नॉर्मल पी आर इंटरवल कितना होता है, 0.2 सेकेंड या 5 स्मॉल बॉक्सेस, ठीक है। इतना तक होता है हमारा नॉर्मल पी आर इंटरवल और आगे जाके क्या होता है, पी वेव डिसअपीयर हो जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे नॉर्मल पी वेव्स आ रहे हैं, ठीक है, टॉल टेंटेड टी वेव दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आगे जाके क्या होता है, पी आर इंटरवल क्या बड़ा होते जा रहा है, प्रोग्रेसिवली क्या प्रोलॉन्ग होते जा रहा है। और यहाँ पे देखिए पी वेव अपीयर हो रहे थे, यहाँ पे धीरे धीरे फ्लैट हो रहा है और आगे जाके ये पूरा डिसअपीयर हो चुका है और पेशेंट क्या हुआ, ब्रेडियारिथमिया में जा रहा है। उसके बाद क्या होता है और चेंजेस, जैसे जैसे हाइपरकेलेमिया की सिविरिटी बढ़ते जाता है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या हो जाते हैं, ब्रॉड होते जाते हैं, ठीक है, वाइडेंड होते जाते हैं और आगे जाके क्या होता है, साइन वेव पैटर्न इसको बोलते हैं, साइन वेव पैटर्न क्या होता है, दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद पेशेंट फैटल वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन डेवलप कर सकता है और आगे जाके क्या हो सकता है, वो लिथल हो सकता है, जानलेवा हो सकता है, पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आ सकते हैं हाइपरकेलेमिया के वजह से। तो ये है इसका समरी। जैसे ही जैसे पोटेशियम आयन का अमाउंट बढ़ते जाता है ह्यूमन ब्लड पे या सीवियरिटी हाइपरकेलेमिया का बढ़ते जाता है, ये सब ईकेजी चेंजेस एक के बाद एक आते जाते हैं। तो ये इमेज के साथ आपको याद रखना है, जो आने वाले एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसान हो सकता है। नेक्स्ट आ गया हमारा मैनेजमेंट पार्ट। तो सबसे पहले क्या करना है, पेशेंट को कार्डियक मॉनिटर पे कनेक्ट करना है। कोई भी हाइपरकेलेमिया की पेशेंट आ गया, हमने हाइपरकेलेमिया डायग्नोस कर लिया, उसका उसको कार्डियक मॉनिटर के साथ अटैच करके उसका कार्डियक रेस्पिरेटरी न्यूरोमस्कुलर स्टेटस का ध्यान रखना है, ठीक है। और कुछ भी अगर सप्लीमेंटल पोटेशियम मिल रहा है, चाहे आईवी के थ्रू हो या ओरल के थ्रू, सबसे पहले उसको स्टॉप करना है। उसके बाद क्या करना है, उसको पोटेशियम रेस्ट्रिक्ट डाइट स्टार्ट कर देना है, ठीक है। पोटेशियम रेस्ट्रिक्ट डाइट स्टार्ट करने से पहले आपको याद रखना है कि कौन कौन सा फूड पोटेशियम रिच है। तो याद रखिएगा, हमारा बनाना हो गया और क्या हो गया, पोटैटो, ऑरेंज, एवोकाडो, स्पिनच, ये सब हमारा क्या है, पोटेशियम रिच डाइट है। ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चंस आते हैं हेल्थ एजुकेशन के रिलेटेड कि आप किसी डिस्चार्ज वाले पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं, तो ये इन सब में से कौन सा डाइट अगर पेशेंट ले रहा है तो आपको कंसर्न करेगा कि हाँ आपको हेल्थ एजुकेशन और ज़्यादा देना है। ऐसे सब करके डाइट के ऊपर से क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब रिच डाइट को आपको याद रखना है। नेक्स्ट मैनेजमेंट क्या है, अगर पेशेंट सीवियरली हाइपरकेलेमिक है, उसकी वजह से उसको लिथल एरिथमिया जा रहे हैं, तो पेशेंट को हीमोडायलिसिस के लिए प्रिपेयर करना है। उसके बाद क्या है, केवाइन सचेट, ये क्या है, फ्री पोटेशियम आयन को बाइंड करके किडनी के थ्रू एक्सक्रीट आउट करवा देता है। और मैनेजमेंट क्या है, एस्थेलिन नेबुलाइजेशन दिया जाता है। और सबसे एक इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट है इंसुलिन डेक्स्ट्रो इन्फ्यूजन। तो जब भी हम इंसुलिन इन्फ्यूजन देते हैं किसी भी हाइपरकेलेमिक पेशेंट को, तो क्या करता है, ब्लड में जितने भी पोटेशियम आयन हैं उनके लिए क्या करता है, वो सेल के अंदर का दरवाज़ा खोल देता है कि सब पोटेशियम आयन सेल के अंदर चले जाए। तो इंसुलिन का काम खाली ग्लूकोज को सेल के अंदर शिफ्ट करना नहीं है, पोटेशियम आयन को भी सेल के अंदर शिफ्ट करता है। और जब हम इंसुलिन इन्फ्यूज करते हैं कहाँ पे, पोटेशियम आयन को मैनेज करने के लिए, तो उसको हम 25D
सॉल्यूशन में, मतलब डेक्सट्रोज सॉल्यूशन में मिला के देते हैं, क्योंकि सडन इतना सारा अमाउंट में डायरेक्ट अगर हम IV ही इंसुलिन दे रहे हैं तो क्या कर सकता है, हाइपोग्लाइसेमिया कॉज कर सकता है, इसीलिए उसको डेक्सट्रोज में मिला के दिया जाता है। ये सब रह गया हमारा मैनेजमेंट। तो आज के क्लास में बस इतना ही, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जब हम हाइपोकैलेमिया को कंप्लीट कर लेंगे तो दोनों को मिला के मैं हाइपोकैलेमिया के वीडियो के साथ इसके रिलेटेड जितने भी MCQs बनते हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट MCQs बनते हैं, मैं उसमें डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू। अपने बुक के साथ ये सब इंफॉर्मेशन को कोरिलेट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश कीजिए। थैंक यू। जय हिंद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।